नमस्कार, बड़ा बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ पल्लवी नागपाल जयरथ। देखिए, आज ना हम आपकी कई और बर्निंग प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले हैं। बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं, जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं या स्टॉक मार्केट से जुड़ी खबरें टीवी पर देख भी रहे हैं ना, तो आपके कानों में पड़ती होंगी, लेकिन आपको उनका मतलब नहीं समझ आता होगा। आपको लगता होगा कि ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, स्टॉक डिलीवरी, स्टॉक फ्यूचर्स। तो बहुत से ना ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, और जितनी भी आपकी कंफ्यूजन उन टर्म्स से जुड़ी हुई है ना, इस वीडियो में आज वो सारी कंफ्यूजन्स का आपको आंसर मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक डिलीवरी से। देखिए, बहुत से ना ऐसे लोग होते हैं जो सुबह सुबह शेयर खरीद लेते हैं और दोपहर में मार्केट बंद होने से पहले ना उसे बेच भी देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने जो है ना सुबह मॉर्निंग में शेयर खरीद लिए, शेयर को बेचा नहीं दोपहर तक, उन्हें संभाल कर अपने पास रख लिया। अब शाम तक आपने उसे चूंकि बेचा नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसी को हम स्टॉक डिलीवरी कहेंगे। अब ऐसे ही मैं आपको आसान भाषा में ये भी समझा देती हूँ कि स्टॉक फ्यूचर्स क्या होता है। अब देखिए, बात करते हैं हम स्टॉक फ्यूचर्स की। अब स्टॉक फ्यूचर्स जो है ना, एक तरह का वायदा कारोबार होता है। अब अगर आप वायदा कारोबार नहीं समझते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ, जिससे आपको ये समझ आ जाए कि वायदा कारोबार क्या होता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि ना रोहन नाम का एक व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदने जाता है। अब उसे एक प्रॉपर्टी बड़ी पसंद आ गई है। रोहन जो है वो ये सोच रहा है कि मैं तो ये प्रॉपर्टी आज ही खरीद लूँ। अब प्रॉपर्टी की कीमत क्या है? 1 करोड़ रुपए। अब चूंकि जैसा आप भी करते हैं, कभी मार्केट में जाते हैं या कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो आप जरूर उसे मोल भाव करते होंगे। अब रोहन भी तो यही कर रहा है। रोहन जो है प्रॉपर्टी के ओनर के पास जाता है और डील फिक्स करता है, लेकिन सबसे पहले वो मोल भाव जरूर करता है। अब मोल भाव करने के बाद जो है ये डील 90 लाख रुपए पे फिक्स हो जाती है। अब रोहन क्या कर रहा है कि वो ये कह रहा है कि भाई प्रॉपर्टी तो मुझे पसंद है, मैं इसे खरीद लूंगा, लेकिन पेमेंट जो है ना, अब 90 लाख तो एकदम रोहन के पास है नहीं। हो सकता है वो किसी से उधार ले, हो सकता है वो बैंक से ले पैसा, लोन ले, तो वो 1 महीने के बाद जो है वो पेमेंट देने की बात कर देते हैं। अब प्रॉपर्टी का मालिक जो है उसे तो भाई 90 लाख रुपए से मतलब है, 1 महीने के बाद भी अगर उसे मिल जाएंगे तो उसके लिए तो सही है। तो ऐसे में प्रॉपर्टी का मालिक जो है ना, वो रोहन की बात मान जाता है। लेकिन वो क्या ऐसे ही मान जाएगा? नहीं ना। रोहन से वो थोड़ा सा कहता है कि एडवांस दे दो भाई, बाकी बचा हुआ पैसा आप 1 महीने के बाद दे देना। तो अब रोहन क्या करता है कि वो कुछ एडवांस दे देता है और बाकी एक वायदा कर देता है कि भाई मैं 1 महीने के बाद पूरी पेमेंट कर दूंगा और उसके बाद प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। तो ये जो पूरी डील हो रही है, ये किसके आधार पे हो रही है? ये वायदे के आधार पे हो रही है। ठीक इसी को आप मान सकते हैं कि यही ना वायदा कारोबार होता है, कि एक वायदे के आधार पर जो है ना वो पूरी की पूरी डील भी हो रही है। और ऐसा ही कुछ आप देखेंगे कि स्टॉक फ्यूचर्स में भी होता है। अब यहाँ पे भी जो है ना, सब कुछ वायदे के आधार पे होता है। कुछ स्टॉक्स की अदला बदली नहीं हो रही है, ना कोई स्टॉक खरीद रहा है, ना कोई स्टॉक्स बेच रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ना तो स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं, ना बेचे जा रहे हैं, तो भाई ये कैसी डील हुई? तो यही तो ये डील है। यहाँ पर जो है ना, सब कुछ वायदे के बेसिस पे हो रहा है, यानी कि वायदे के आधार पे हो रहा है। देखिए, अब इसे एक छोटे से और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अब आपने जो है ना सामने वाले से 100 शेयर किसी भी कंपनी के खरीदने हैं, लेकिन वो सेलर जो है ना, अब उसके पास शेयर नहीं है, लेकिन वो आपको क्या कह रहा है? वो आपको एक वायदा दे रहा है कि आपको वो 1 महीने के बाद जो है वो शेयर दे देगा। अब आपने क्या किया? आपने भी वायदा कर दिया कि भाई 1 महीने के बाद जो है मैं शेयर तुझसे खरीद लूंगा। तो अब ये पूरी डील किसके बेसिस पे हो रही है? सिर्फ और सिर्फ वायदे के आधार पर हो रही है। तो आपने कहा कि मैंने जो आपसे 1 महीने के बाद शेयर लेने हैं ना, तो उसका भाई तू मुझसे कुछ पैसे ले ले। अब ऐसे में क्या होगा कि शेयर की पूरी कीमत आपको नहीं देनी है, आपको ना बस थोड़ी सी एक मार्जिन मनी जो है ना वो चुकानी होगी। लेकिन अब चूंकि शेयर आपके हो गए हैं, तो अब शेयर के अंदर फायदा हो या शेयर के अंदर नुकसान हो, तो किसी भी तरह का जो उतार चढ़ाव होगा ना, उसकी जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। अब वो जिम्मेदारी सेलर की नहीं रहेगी। लेकिन आपको ना बस एक ध्यान रखनी होगी बात, ये शेयर जो है ना वो ऐसे नहीं खरीदे जा सकते हैं। यानी कि अगर आप स्टॉक फ्यूचर में शेयर खरीद रहे हैं ना, तो आप एक शेयर नहीं खरीद सकते हैं, आपको ना पूरा का पूरा लॉट ही खरीदना होगा। अब देखिए, अगर सस्ते में काम हो रहा है और आपको शेयर की पूरी कीमत भी देनी नहीं पड़ रही है, आप केवल मार्जिन मनी ही चुका रहे हैं, तो कुछ तो वहाँ पे कंडीशंस होती होंगी ना। तो यही कंडीशन जो है ना बस स्टॉक फ्यूचर्स मार्केट की रहती है। वहाँ पे आप एक शेयर नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि आपको पूरा का पूरा लॉट जो है ना वो खरीदना होगा। अब ये लॉट का साइज जो है ना, वो ना आप तय करेंगे ना सेलर तय करेगा। ये लॉट का साइज जो होता है ना, अक्सर एक्सचेंज तय करता है। लेकिन अमूमन आप मान
सकते हैं कि इसकी जो कीमत जो होती है ना वो 5 से 7 लाख रुपए के आसपास होती है, और ये लॉट का साइज जो है ना वो एक्सचेंज हर 2 से 3 महीने में रिव्यू भी करता रहता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये स्टॉक फ्यूचर में आखिरकार ये सारे सौदे जिनकी बात हो रही है वो होते कैसे हैं। देखिए ये ना बहुत एक कॉमन बर्निंग प्रॉब्लम है जो लोगों के मन में रहती है। अब जहाँ पर ये आप खरीद रहे हैं सामान या फिर शेयर बेच रहे हैं, ये सब तो वायदे के आधार पे हो रहा है, तो असल में ये सौदा होता कैसे है। देखिए मान लीजिए कि मैंने ना आपसे एक शेयर का लॉट खरीदने का वायदा किया हुआ है, लेकिन अब ये सवाल तो ये उठ रहा है यहाँ पे जो आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई शेयर है ही नहीं, जब सब कुछ जो है सिर्फ डील्स के हिसाब से हो रहा है, वायदे के आधार पर हो रहा है, शेयर नहीं है, शेयर का लॉट कैसे होगा, कैसे मैं उसे खरीदने का वायदा कर सकती हूँ या कैसे जो है आप उसे बेचने का वायदा कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो खरीदार हूँ, अब मैं तो खरीदने का वायदा कर सकती हूँ। मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे तो सामान चाहिए, आप मुझे दे देंगे वो सामान, या फिर अगर आपके पास नहीं होगा तो आप कह देंगे कि अच्छा ठीक है भाई मैं तुम्हें वायदा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें ये सामान दे दूंगा। तो ऐसे ही बस अब क्या हो रहा है यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स में हो रहा है। मैं आपसे ना खरीदने का वायदा कर रही हूँ कि भाई मैं 1 महीने के बाद जो है ना आपसे ये सामान खरीद लूंगी, और आपने मुझे वायदा कर दिया कि आप जो है 1 महीने के बाद मुझे वो सामान बेच देंगे। लेकिन ये सब जो है ना ये कैश मार्केट में मुमकिन नहीं होता है, ये केवल स्टॉक फ्यूचर्स में ही मुमकिन होता है। तो फ्यूचर्स में ना आप ये सौदा कर सकते हैं जो वायदे के आधार पर होते हैं, और शेयर बाजार तो है ही ऐसी जगह जहां खरीदने से पहले आप इसे बेच भी सकते हैं। भाई मान लीजिए कि आपने किसी को ये कहा कि मैं तुम्हें एक डायमंड बेचूंगा, अब आपके पास वो डायमंड है ही नहीं, लेकिन आपने उसे बेचने का वायदा कर दिया और आपने उसके बाद जो है उसे खरीद लिया। बस यही सब जो है ना शेयर मार्केट में होता है। और ये जो बेचने का तरीका, यानी कि आपने पहले बेचने का वायदा कर दिया और उसके बाद आप चीज को खरीद रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और शेयर मार्केट में जो ट्रेड करते हैं ना उनको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि वो शेयर को पहले बेच दें और उसके बाद वो खरीद भी सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट सेलिंग आखिरकार ये होगी कैसे, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो। हम आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दे देते हैं, आपको ना उससे बेहतर तरीके से समझ भी आ जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी स्टॉक का करंट प्राइस जो है ना वो काफ़ी ऊपर चल रहा है, और आपको ये तो पक्का पता है कि आने वाले टाइम में ना इसके रेट गिरने ही गिरने हैं। तो आप क्या करेंगे? अपने ब्रोकर्स को कहेंगे कि भाई तू इस स्टॉक को बेच दे। ठीक है, आप अपने ब्रोकर से थोड़ा सा उधार पे वो स्टॉक ले लेंगे और उसे बेच देंगे। अब बाद में आप क्या करेंगे कि जब उसका प्राइस गिर जाएगा ना तो कम प्राइस पर खरीद कर आप अपने ब्रोकर को वापस कर देंगे। तो अगर आसान भाषा में और इसे समझें तो ये बिल्कुल ना एक ऐसा वायदा है कि आप मान लीजिए आपको एक प्रॉपर्टी चाहिए, आप किसी डीलर के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि ना मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बहुत पसंद है, मुझे ये खरीदनी है। अब डीलर को पता है कि भाई ये प्रॉपर्टी तो उसके पास है ही नहीं, वो क्या करेगा? वो आपको कहेगा सर बिल्कुल डन है, मैं आपको ये प्रॉपर्टी 1 महीने के बाद जो है बेच दूंगा। तो डीलर ने क्या किया? आपको एक वायदा कर दिया कि वो आपको ये प्रॉपर्टी 1 महीने के बाद बेच देगा। अब आप क्या करेंगे? आप उसके साथ मोल भाव करेंगे। अब डीलर आपसे कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी जो है ना 1 करोड़ 10 लाख रुपए की है, तो आपको इतना जो है पैसा देना होगा। अब आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 1 करोड़ रुपए ही दूंगा। तो डीलर कहता है चलिए सौदा फिक्स कर लेते हैं। अब डीलर ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ये जानता है कि भाई ये प्रॉपर्टी की कीमत जो है ना वो 1 करोड़ रुपए से कम है, तो इसमें जो है ना डीलर को मुनाफा होना ही होना है, इसलिए वो आपसे वादा कर देता है कि भाई मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी बेच दूंगा 1 करोड़ रुपए में। अब डीलर क्या करेगा? जिस व्यक्ति की ये प्रॉपर्टी है ना उसके पास चला जाएगा, उसे कहेगा कि भाई मुझे जो है तेरी ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, तू मुझे दे दे। अब उस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है ये तो डीलर जानता है, लेकिन मालिक जो है वो भी बहुत स्मार्ट है, उसे भी पता है कि उसे कितने की ये बेचनी है। अब वो मालिक कहता है कि भाई मैं तो 95 लाख रुपए की बेचूंगा। अब डीलर उससे फिर से मोल भाव करता है, डीलर कहता है कि 90 लाख रुपए में तू सौदा मेरा तय कर दे। डीलर ने क्या किया? वो सौदा तय कर दिया। अब डीलर ने आपको जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेची थी, यानी कि पहले आपको प्रॉपर्टी जो है ना 1 करोड़ में बेच दी, अब उसके बाद वही प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया? 90 लाख रुपए में प्रॉपर्टी के मालिक से खरीद ली। बस यही तरीका जो है ना पहले बेचने का और बाद में सस्ते में खरीदने का, इसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अब यहाँ पर डीलर ये क्यों पूरा कर रहा है शॉर्ट सेलिंग का तरीका इस्तेमाल? क्योंकि डीलर को फायदा हो रहा है। अब आपने देखा ना डीलर को कैसे बड़े आसानी से 10 लाख रुपए का फायदा हो गया। इसीलिए यही चीज जो है ना शेयर मार्केट में ट्रेडर्स भी करते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले ही महंगे में शेयर को बेच देते हैं, जब शेयर सस्ता हो जाता है तो उसे खरीद कर डील को अंजाम दे देते हैं। बस इसी को हम लोग शॉर्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं।
अब इसको ना एक और एग्जांपल के साथ आप समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए एक कंपनी है ABC, अब स्टॉक फ्यूचर में उसके 10 शेयर जो है ना वो 500 रुपए में बेचने हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि भाई इनका भाव तो आगे जाके और नीचे चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि अपने ब्रोकर को कहेंगे कि भाई 500 रुपए में चलिए शेयर बेच देते हैं। आपने किसी बायर को जो है ना ये 10 शेयर 500 रुपए के रेट में बेच दिए। अब आपने देखा कि थोड़े वक्त के बाद जो है ना ये शेयर का रेट 400 रुपए पर आ गया है। अब आपने क्या किया, 400 रुपए के भाव पर वो 10 शेयर वापस खरीद लिए और आपने अपने ब्रोकर को जो उधार स्टॉक लिया हुआ था वो वापस कर दिया। अब इस बीच में आपने क्या किया कि हर शेयर के ऊपर जो है ना वो 100 रुपया कमा लिया। बस यही तरीका जो है ना शॉर्ट सेलिंग की प्रक्रिया कहलाता है। तो नए निवेशकों के लिए फ्यूचर है भी सही या नहीं है, ये अब आपके मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने तो स्टॉक फ्यूचर बड़े अच्छे से समझ लिया है, अब मुझे समझ तो आ गया ही ये सब क्या है, लेकिन क्या ये मेरे लिए सही है? क्योंकि आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर रिस्क जो है वो कम है या कम पैसा लगा हुआ है, लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ना वो आपको याद रख लेनी है। आप चाहें तो इस बात की ना गांठ बांध कर एकदम रख लें। आप चूंकि अभी मार्केट में नए आए हुए हैं ना, तो आपको स्टॉक फ्यूचर्स में डील बिल्कुल नहीं करना है। आपको ना इससे बिल्कुल बाहर ही रहना होगा। उन्हें तो बिल्कुल स्टॉक फ्यूचर्स में काम नहीं करना चाहिए जो नए होते हैं, क्योंकि ना इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत ज़्यादा ना आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएगा। देखिए आप यहाँ पर ना एक शेयर नहीं खरीद रहे हैं। अब एक शेयर मान लीजिए आपने 10 रुपए का खरीदा, तो वहाँ पे आपके साथ रिस्क कितना जुड़ेगा? आपके साथ वो 10 रुपए का रिस्क होगा। लेकिन यहाँ पर तो आपको 100 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर का पूरा लॉट खरीदना है, यानी कि आपको पूरे लॉट के साथ डील करना है। तो यही वजह है ना कि इसके साथ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल मार्केट में नए होते हैं ना, हम उन्हें सिर्फ एक ही बात कहते हैं, भाई आप कैश मार्केट में जाकर ही डील करें। स्टॉक फ्यूचर को तो दूर से ही आपको नमस्ते कर देनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो लोग ही यहाँ पर डील करें जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अनुभव अब तक मार्केट में उठा चुके हैं। उन्हें पता होता है कि यहाँ पर ना किस तरह से डीलिंग करनी है और किस तरह के शेयर से उन्हें दूर रहना है। तो इसलिए जितने भी नए लोग हैं वो ज़रा दूर से ही इसको सलाम करें, उसे नमस्ते कर दें। खैर आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।